छोटी छोटी गैया छोटो छोटो ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। गाय को बीच में रखेंगे तो ही अहिंसा होगी। गाय को छोड़ देंगे और फिर अहिंसा अहिंसा करेंगे तो ना कोई नरेंद्र मोदी को सुनेगा ना कोई गांधी को सुनेगा। लोगों में मोटापा बढ़ रहा है, बच्चों में भी मोटापा बढ़ रहा है। इसके पीछे कारण ये चीज ही है। आप बच्चों को मक्खन खिलाइए देसी गाय का और फिर देखिए उनमें और इनमें क्या डिफरेंस होता है। चीज बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऐसे ही हंसते दिखेंगे आपको। बहुत आनंद। गौ माता के तो आनंद में आनंद ही आनंद है। तैतीस कोटि देवता बासा, कामधेनु पूरत सब आसा। गोरस गोमय अमृत जाना, गोमूत्र औषधि जगमाना। वेदों में कहा गया है, गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। कामधेनु यानी सभी कार्यों, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली। सनातन धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है और उसकी सेवा तथा पूजा का विधान है। भारतीय गोवंश की अगर बात करें तो गाय का दूध अमृत तुल्य है, ये सभी जानते हैं। साथ ही गोमूत्र और गोबर की औषधीय गुणों से पूरा संसार परिचित है। गाय के दूध में सभी विटामिन और खनिज तत्व पाए जाते हैं। गाय के दूध से घी, दही, मलाई, रबड़ी, पनीर जैसी अनगिनत स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक चीजें बनती हैं। गोमूत्र से अनेक औषधियों और सौंदर्य प्रसाधन की सामग्रियों का निर्माण होता है। गाय का गोबर खेती के लिए सर्वश्रेष्ठ खाद का काम करता है। गोबर को सुखाकर बने हुए उपलों को जलाने से घर की वायु शुद्ध होती है तथा कीड़े मकोड़ों और मच्छरों से छुटकारा मिलता है। गोबर का उपला एक अच्छा ईंधन है जिसका धुआं पर्यावरण के लिए नुकसानदायक न होकर फायदेमंद होता है। जहां गाय से पैदा हुई बछिया बड़ी होकर इन्हीं गुणों से युक्त कामधेनु होती है, वहीं बछड़ा बड़ा होकर खेती के योग्य बैल बनता है। साथ ही अच्छी नस्ल के नंदी यानी सांड भी तैयार होते हैं। जीवित रहते हुए इतने गुणों से संपन्न गाय का शरीर प्राकृतिक रूप से मृत्यु होने के बाद भी कई तरह से काम आता है। इसके अलावा अमेरिकी अंतरिक्ष रिसर्च एजेंसी नासा के अनुसार गाय के गोबर में परमाणु रेडिएशन को भी रोकने की क्षमता है। ऐसे में सर्वविकार रहित इतने उपयोगी जीव की सिर्फ पश्चिमी देशों के या किसी अन्य संस्कृति के प्रभाव में आकर या अपनी जीभ के स्वाद के लिए या आकस्मिक धन लाभ के लालचवश या किसी भी अन्य कारण से हत्या कर देना पाप नहीं तो और क्या है। क्या करते हैं, बहुत लोगों का काम ये है कि घर में दूध निकाला और जब तक गाय दूध दिया तब तक कहीं गौ माता, और दूध देना बंद कर दिया तो कहीं हंडो माता हटा दिया। तो इस बार कितना पाप करते हैं लोग कि पहले उनसे कितना गुण लेते हैं और फिर उनको जाए करके जो है मतलब हटा देते हैं। राजनीति से रिलेटेड जो लोग हैं, जो पॉलिटिक्स में है, वो नहीं चाहते कि गाय को ऊपर लाया जाए क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं उनका वोट बैंक उससे खिसकता है। दूसरे धर्मों में ले लो, उसकी वजह से। नहीं, गाय का तो घर में होना बहुत जरूरी है। आजकल लोग गैया कम पाल रहे, कुत्ते ज्यादा पाल रहे। और पहले बाहर में बोर्ड लगा देते कि कुत्तों से सावधान। एक और जहां देश में गाय की कुछ मूल नस्लें लुप्त होती जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर भारतीय गोवंश को बचाने के कई प्रयास भी देश के विभिन्न जगहों पर सरकारी, सहकारी, सामाजिक संस्थाओं
और सोसाइटी इत्यादि के द्वारा तथा व्यक्तिगत रूप से भी जारी है। देश में कुछ संस्थान ऐसे भी हैं जहां गोमूत्र और गोबर का प्रबंधन और उससे आजीविका अर्जन से संबंधित अनुसंधान और प्रयोग होते हैं तथा लोगों को इसकी शिक्षा भी दी जाती है। इन सब के अलावा भारत में आज भी गाय लाखों परिवारों की कृषि, गृहस्थी और जीवन का आधार है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे संस्थानों के बारे में और मिलते हैं कुछ ऐसे लोगों से। श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा सन 1995 में कसाईयों के हाथों से छुड़ाई हुई 8 गायों के साथ शुरू की गई यह गौशाला आज विश्व की सबसे बड़ी गौशाला है। राजस्थान के सांचौर के पास पथमेड़ा गांव तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में संचालित इस संस्था में करीब 2 लाख से ज्यादा गोवंश का पालन तथा संरक्षण संवर्धन होता है। यह विशाल संस्थान गाय आधारित अर्थव्यवस्था का एक अद्भुत उदाहरण भी प्रस्तुत करता है। इस महातीर्थ में एक अलग ही दिव्य अनुभूति और शांति की प्राप्ति होती है। साथ ही विभिन्न देशी नस्लों की सुंदरतम गायों की आभा और दिव्यता देखते ही बनती है। संकल्प ही शक्ति है। अगर आपने ठान लिया है कि आपको गौ सेवा करनी है, आपको गाय के प्रति अवेयरनेस बढ़ानी है, तो आप एक से शुरू कीजिए। आपसे जितना हो सके उतना कीजिए। पथमेड़ा 1993 में बनी थी। उस समय 8 गायों से इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन एक जो होता है ना संकल्प, गाय के प्रति, गाय के लिए जो कुछ करने की अगर आप संकल्प ले लो तो उसके अंदर भगवान खुद अपना साथ देने लग जाता है। गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र देवलापार। नागपुर के पास देवलापार गांव में विश्व हिंदू परिषद द्वारा संचालित यह अनुसंधान केंद्र भी गौ आधारित अर्थव्यवस्था का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। यहाँ गोमूत्र और गोबर से बायोगैस और गोबर की खाद के साथ साथ कई तरह की रामबाण अर्क और औषधियाँ, सौंदर्य प्रसाधन की सामग्रियाँ तथा दैनिक उपयोग की चीज़ें जैसे गोबर और चंदन से बने मच्छर भगाने के कॉइल इत्यादि बनाए जाते हैं। साथ ही किसानों, गोपालकों और ग्रामीणों को इसका प्रशिक्षण भी दिया जाता है। विनोबा भावे आश्रम पौनार। महाराष्ट्र के वर्धा जिले के पास पौनार ग्राम में संत विनोबा भावे द्वारा स्थापित यह आश्रम पूर्ण रूप से ऋषि कृषि, गौ सेवा, गौपालन तथा समाज हित के लिए समर्पित है। यह आश्रम प्रवीणा माई और भाविनी ताई जैसी भारत के विभिन्न प्रांतों से आई हुई ब्रह्मचारिणियों द्वारा संचालित होता है। सभी कृषि तथा आश्रम के प्रबंधन कार्यों के साथ गौपालन, कताई बुनाई और अन्य कार्यों में सक्रिय रूप से भागीदारी करती है। देवरहा बाबा आश्रम मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के पास संत देवरहा बाबा द्वारा स्थापित यह आश्रम सभी अर्थ के कार्यों से मुक्त पूरी तरह से गौ सेवा के लिए समर्पित है। करीब 6000 से अधिक गायें और बैलों के साथ विंध्याचल की पहाड़ियों के पास बसा यह आश्रम दिव्यता से परिपूर्ण है। विभिन्न कार्य क्षेत्रों के लोग अपनी अपनी क्षमता अनुसार आश्रम के संचालन में अपना योगदान देते हैं। शहंशापुर गांव, वाराणसी। एक ऐसा गांव जहां सरकारी गौशाला में 500 से अधिक गंगा तीरी गायें पाली जाती हैं। भारत सरकार का गौ संरक्षण और गौ पालन का यह प्रयास बहुत ही प्रशंसनीय है। करीब 513 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला और करीब 6500 से अधिक की आबादी वाला यह गांव वाराणसी जिले का सबसे बड़ा गांव है। संरक्षण संवर्धन तो सरकार ने सन 50 में किया, लेकिन यह ब्रीड जो कि इलाहाबाद से लेकर के और बिहार के कुछ हिस्से तक गंगा के किनारे डेवलप थी, अपने देश स्तर पर
अभी पिछले 2 साल पहले जब माननीय मोदी जी इस प्रक्षेत्र पर आए, उसी समय ये ब्रीड जो है अपने देश स्तर पर रजिस्टर्ड हुई। इससे पहले ये ब्रीड रजिस्टर्ड नहीं थी। जोशी परिवार की गौशाला नागपुर के कलमना क्षेत्र के निवासी श्री राधेश्याम घासीराम जोशी और उनका संपूर्ण संयुक्त परिवार अपनी गौशाला में गौ सेवा के लिए तत्पर है तथा गाय और गाय आधारित कृषि उनके परिवार के जीविकोपार्जन का आधार भी है। 130 वर्षों से नागपुर शहर में संचालित तथा पूरे विश्व में प्रसिद्ध उनका शुद्ध शाकाहारी वैष्णव भोजनालय गाय आधारित अर्थव्यवस्था का एक सुंदर उदाहरण है। मैं पहले भोजनालय चलाता था और उसके बाद में मैं यहाँ खेती वगैरह का काम देख रहा था और गौशाला मेरी 15-20 गायें हैं मेरी, मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ। स्वराज आश्रम माधोपुर वाराणसी में माधोपुर गांव में गंगा किनारे शूलटंकेश्वर महादेव मंदिर के पास स्थित स्वराज आश्रम की एक नन्ही सी गौशाला भी गौ सेवा का एक सुंदर उदाहरण है। यह आश्रम ग्राम स्वराज तथा गौ आधारित कृषि और अर्थव्यवस्था का एक आदर्श मॉडल बनने की राह में अग्रसर है। ऐसे कई अन्य संगठन, संस्थाएं और प्रयास पूरे देश भर में विभिन्न जगहों पर चल रहे हैं जो गौ संरक्षण, गौ पालन और गौ सेवा पर केंद्रित है। लेकिन साथ ही आज की एक वास्तविकता यह भी है कि संपूर्ण विश्व में गाय के मांस का भक्षण तेजी से बढ़ने के साथ साथ गाय आधारित कृषि और अर्थव्यवस्था वाले हमारे देश में भी गोवध जैसे क्रूर कृत्य तथा गोमांस भक्षण की प्रवृत्ति तेजी से पनपी है। अनेक स्थानों पर ऐसी भी स्थिति है जहां गायों के प्रति तो जागरूकता है तथा भली भांति गाय की सेवा और गौ पालन होता है, लेकिन बैलों के प्रति उदासीनता है जिससे उनकी दुर्दशा होती है। बैलों से खेती की प्रक्रिया प्राकृतिक है। हमें यह समझना चाहिए कि धरती के अंदर डीजल, पेट्रोल सीमित है। इसके साथ ही इनसे पैदा होने वाला धुआं पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। यह बात आज विश्व का तकरीबन हर व्यक्ति जानता है। इसके अलावा बैलों के भी मूत्र और गोबर के प्रबंधन से हमें हानि रहित प्राकृतिक खाद मिलता है। इसके बाद भी इस कृषि प्रधान देश में अज्ञानतावश ट्रैक्टरों के बढ़ते उपयोग और बैलों की इतनी बुरी स्थिति पर आश्चर्य और दुख होता है। कि नंदी का भी गोबर तो आपको मिलता ही है, जो भूमि के लिए आवश्यक है, जो हमारे पोषण के लिए आवश्यक है। दूसरा, नंदी का गोमूत्र अगर हम पकड़ नहीं सकेंगे तो वो भूमि पे तो गिरेगा ही गिरेगा और बरसात के माध्यम से वो ज़मीन के अंदर जाएगा ही जाएगा। तो उसके अंदर भी वो क्षमता तो है जो ज़मीन के अंदर के जहर को वो ख़त्म करेगा। बैल आधारित जो कृषि होती थी वो भी नहीं हो रही है ये मशीनरी आने की वजह से। तो बैलों की उपयोगिता कम होगी, इसलिए जगह जगह ये नर गोवंश का बढ़ोतरी होगी। तो इसके लिए शासन के द्वारा हर पंचायत स्तर पे एक नंदीशाला खोलनी चाहिए। उसमें गांव में रहने वाले लोग भी, समाज के लोग भी सहयोग करेंगे। उसके साथ साथ भी नियमित रूप से सरकार के द्वारा ही कुछ अंश सहयोग मिलता रहे, तो वो नियमित चलता रहे। दूसरा, गोवंश से जो गोमय और ये इसका जो खाद वगैरह बना के और किसानों को वितरित किया जाए और वहाँ से जो ऑर्गेनिक खेती जो हो उसका जो मूल्य हो, सरकार द्वारा ही उसका मूल्य संवर्धित करके किसान को राशि दी जाए, तो इससे गोवंश का भी पालन हो जाएगा और किसान को भी आर्थिक सहायता भी पूरी रहेगी। गाय के अगर बच्चा बछड़ा देता था तो लोगों को अति खुशी होती थी, घर में खुशी होती थी, समझ गए। हाँ। आज ये दशा आया है कि बच्चे के मतलब कोई नहीं कहता है इसको क्या करना है, बेकार हो गया। अब उसको बछड़ों को, बैलों को बचाने के लिए जगह जगह अपनी गौशाला खोली जाए, जगह जगह उनकी रक्षा की जाए और हर एक आदमी उसके सुझाव में लगे। हर एक आदमी चाहे कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए। जैसे गौशाला खोल बैठ जाओ और वहाँ लेकर आओ, छोड़ जाओ, रुपया दे दे, धै लियो अपनी जेब में, तुम उसका इंतजाम नहीं करोगे तब क्या होगा।
तो वह का यथाशक्ति दान के अनुसार से जितना अपना मिले और जितना कह पाओ वो से ज़्यादा मेहनत परिश्रम करके गौओं का भला करो। इसके अतिरिक्त अच्छी नस्ल के सांडों को तैयार करने के प्रयास भी हर स्तर पर और अधिक होने चाहिए। अगर अच्छी देशी नस्ल के सांड नहीं होंगे तो आदर्श गोवंश भी नहीं बढ़ेगा। नंदी में ही वो क्षमता है जो उच्च प्रति की गाय निर्माण करने की क्षमता वो रखते हैं, उनका बीज उसमें है और इसलिए उनका अच्छे ढंग से रखा जाना यानी नंदी अच्छे तैयार करना ये आज की विलक्षण आवश्यकता है और वो हमारे यहाँ पहले होती थी और इसलिए गाय का दूध भी प्रचुर मात्रा में उस समय मिलता था जो आज नहीं मिल रहा है। इसके अलावा गौ पालकों को गौ पालन का सही ज्ञान होना भी आवश्यक है। जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। हम जैसा भोजन करते हैं वैसा ही हमारा मन और शरीर होता है। वैसे ही हम गाय को क्या भोजन देते हैं इसका भी ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि गाय जो भोजन ग्रहण करती है उसका असर उसके दूध की गुणवत्ता पर भी तो होगा। इन सब तथ्यों पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। तो क्या कर रहे हैं लोग शहरों के अंदर, खास करके गौपालक जो हैं, गाय को रात के समय छोड़ देते हैं। वो रात के समय सब प्लास्टिक का जो है उसमें सब खाने पीने की चीज़ें ढूंढते ढूंढते प्लास्टिक ही खा जाती है, जिससे उनके जीवन पर भी खतरा हो जाता है। और इस प्रकार से फिर जो वो दूध देती हैं वो भी शुद्ध गाय का दूध नहीं होता है। और घर में भी लोग जो गाँव में भी क्या कर रहे हैं कि घर भर का जो झूठा भोजन है वो सब गाय की नाद में डाल रहे हैं लाके। अब माँ को हम एक और कहेंगे गौ माता है और गाय को झूठा खिला देंगे तो गौ पालन का हमको जो लाभ मिलना चाहिए उससे हम वंचित हो जाते हैं, उल्टे उसका दोष हमको लगता है। इससे लोगों को अवगत कराना होगा। माँ हमारी सड़क पर ना रहे, वो हमारे घर में हो। अगर हम उसे माँ सही में माने तब हम ऐसा उसे सड़क पर नहीं जाने देंगे, ना कूड़े कचरे से खाने देंगे, ना ही दूषित पानी हम पीने के लिए देंगे। तो आज कहना और मानना इसमें जो अंतर आया है इसका परिणाम ये हमारे सामने आज आया है। दूसरा ये है कि हम उसका दूध तो निकाल देंगे लेकिन हम उसको खिला नहीं सकते। इस तरह से हम उसको रास्ते पे छोड़ रहे हैं कि जो इतना बाहर से वो खाकर आएगी, पेट भर के आएगी, उतना ही हमारा बच जाएगा। तो हम ये नहीं सोच रहे हैं कि हम जितना उसे उच्च स्तर का खाने के लिए देंगे उतना ही गुणवर्धन करते हुए वो पंचगव्य हमें देती है। उदाहरण के रूप में हमारी गौशाला में हम हमारे गोवंश को कहीं भी बाहर से खिलाने नहीं देते किसी को, क्योंकि लोग किस किस तरह का खाना उसे ला कर देंगे। और आमतौर पर ये देखा जा रहा है कि मनुष्य का पकाया हुआ भोजन भी गाय को बहुत बड़ी मात्रा में दिया जा रहा है। वो गाय का उचित भोजन नहीं है, या पाचन प्रणाली हमारी जो है वो अलग तरीके की है और गाय की पाचन प्रणाली अलग तरीके की है। हम हरी घास को पचा नहीं सकते और हमारा चावल गाय पचा नहीं सकती। अगर हम हरी घास, कड़वा कट्टिया जो भी है हम खाने लगेंगे तो हमारा पेट बिगड़ जाएगा और हमारा जो चावल है वो अगर आप गाय को खिलाएंगे तो गाय का पेट फूलकर वो मर जाती है। मनुष्य को गोग्रास देने के लिए कहा गया है, गो भोजन देने के लिए नहीं कहा गया है। लेकिन वस्तुस्थिति आज ये हो गई है कि मनुष्य की जनसंख्या जितनी बढ़ चुकी है उस अनुपात में गोवंश में नहीं होने के कारण, जैसे अमावस है या पितरों का दिन है तो उन दिनों में शहर की ऐसी दुर्दशा होती है कि 10,000 की बस्ती है तो वहाँ 10 गाय भी नहीं है और हर घर से थाली आती है। तो उस दिन शाम के समय गाय के सामने ढेर लगा रहता है अनाज का और कितने ही गाय की मौत उस दिन देखी जाती है। तो वहाँ हमें ये सोचने की आवश्यकता है कि हम यहाँ ऐसी थाली ना निकालें। उनके नाम से या तो जाके गौशाला में आप हरी घास दीजिए, या तो गौशाला में जो उनकी आवश्यक जितना भी कड़वा कटिया जो भी उनके भोजन के लिए अच्छा होगा, जिससे उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा, उस समय आप आपका सहयोग दीजिए। तो आज के हिसाब से हमें ये बदलाव करने की आवश्यकता है कि हमें गाय का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो ही हमें अच्छे प्रति का पंचगव्य प्राप्त होगा, तो ही हमें अच्छा दूध प्राप्त हो सकता है और तो ही हमें वो गोमूत्र प्राप्त हो सकता है जो आज के वर्तमान जहर को खत्म करने की क्षमता रखे। हमारी सरकारों द्वारा किए जा रहे तमाम प्रयासों के बावजूद आज भी यह स्थिति होने की वजह है जनमानस में भारतीय गोवंश के प्रति मानसिक चेतना की कमी और उदासीनता। साथ ही आज भी भारतीय गोवंश के असीमित गुणों से अनभिज्ञ है
बड़ा और व्यापक जनसमूह हो। ऐसे में आवश्यकता है गाय के संपूर्ण गुणों को सुंदर, व्यवहारिक और सक्रिय रूप से वैश्विक जनमानस के सामने रखने की। जो गाय है वो पूरे विश्व की माता है। ऐसा नहीं कि हिंदुओं की माता है या उसकी माता है या उसकी, पूरे विश्व की माता है। खुद इसका नाम पृथ्वी है, इसका पर्यायवाची पृथ्वी है, यानी कि पूरी धरती का जो पालन कर सके वो गाय माता है। आप इसके गोमूत्र, गोमय सभी से कुछ ना कुछ फायदा होता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं को फायदा है इसलिए हिंदू इसकी रक्षा करे या हिंदू इसकी सेवा करे, ऐसा नहीं है। पूरे वर्ल्ड में इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। बहुत सारी कंट्रीज, ब्राज़ील जैसी कंट्री है जो आज मानने लगी है कि भारतीय नस्ल की जो गाय है उससे बहुत फ़ायदे होते हैं। तो अगर आप विश्व में भी ये चीज़ें अवेयर करें और गवर्नमेंट चाहे तो क्यों नहीं कर सकते, पूरे विश्व में इसका वो हो सकता है। दूध आप दो करके लाए, भूल गए गर्म करना, 3 घंटे के बाद फट जाएगा। उसको गर्म करके रखो तो 7-8 घंटे रहेगा, दोबारा गर्म करो तो 24 घंटे रहेगा, दूसरे दिन तक नहीं टिकेगा। उसमें दही डाल दो थोड़ा और एक संस्कार करो तो नहीं फटेगा। दही होगा उस कितने दिन टिकेगा, 2-3-4 दिन। तो मतलब उसको खट्टा हो जाए तो मक्खन बना लो तो खट्टा नहीं रहेगा, पौष्टिक हो जाएगा। मक्खन भी ज़्यादा नहीं टिकेगा तो घी बना लो, उसको हवा नहीं छुएगी तो 14-15 साल के बाद का घी भी बहुत औषधि वैल्यू का हो जाता है। गाय के दूध की विशेषता है, उसको जब हम लेते हैं हमारा दिमाग शांत रहता है, प्रेमल वातावरण बनता है। गाय हमें उत्साह देती है, सामर्थ्य देती है, बलवान बनाती है और कभी कभी पुरुषार्थ भी गाय से सीखने को मिला है। गाय से हम देखें कि गाय कभी कभी अपने चारा के लिए आंदोलन करती है, तो आंदोलन भी हम गाय से सीखे हैं। गाय कभी कभी एकजुट हो करके हमसे जो है ना जूझने का प्रयास करती है कि हमारे ऊपर ध्यान नहीं देता, उनका आशय ऐसा भाव रहता है। गाय के कई मैं नटखट खेल देखे हैं और गाय के बच्चे जब खेलते हैं तो बहुत अद्भुत दृश्य, सौंदर्यपूर्ण दृश्य उपस्थित होता है। गाय के दूध से मेहमान जब आएंगे तो उसको हम आतिथ्य चाय बना के देंगे, आतिथ्य सत्कार कर सकेंगे। गाय के दूध से मेवा मिष्ठान अनेक प्रकार के बनते हैं, उनके दही भोजन में पचने में सहूलियत होती है, खाने में स्वादिष्ट होता है और उनके घी खाने में स्वादिष्ट होता है। भौतिक युग है जिसमें कि जो गाय को उपयोगी बनाएंगे तभी वो लोग रखेंगे। केवल दूध उत्पाद की वजह से तो दूध तो कम मात्रा में देसी गायें देती हैं, कोई अधिक तो देती नहीं है। अधिक के लिए लोग क्या है वो विदेशी गायें पालने लगे हैं, शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, लोग नहीं जान रहे हैं। इसमें जो है स्वर्ण लवण पाए जाते हैं अपनी देसी वाली में, और एक विशेष पहचान है उसके ऊपर जो कुट बना होता है ना वो होता है, जिससे कि अपना सूर्य रेखा के द्वारा वो स्वर्ण लवण बनाती है और कोई नहीं पीला होता है। इसका दूध घी भी पीला होता है, अन्य भैंस और गायों का पीला नहीं होता है। सबसे पहले इस स्थिति को सुधारने के लिए जो अपने सनातन धर्म में जो गाय की महत्वता है उसका प्रचार, और गाय से और जो गाय के उत्पाद है उससे क्या फ़ायदा हो सकता है मनुष्य के लिए, उसका प्रचार बहुत आवश्यक है। अगर अपन इसके रिसर्च को देखें तो दूध को 2 भागों में डिवाइड किया है। एक पार्ट है A2 कैटेगरी का दूध है, A1 कैटेगरी का। जो A2 कैटेगरी का दूध है वो भारतीय देसी नस्ल की जो गाय है उसी में पाया जाता है, और जो A1 कैटेगरी में जिस दूध को रखा है ये हॉलिस्टीन है और जर्सी है, इनका दूध बोल तो कैंसर तक कर सकता है, इतना वो हानिकारक दूध होता है। आप क्योंकि अगर आप डिटेल में अगर दोनों को कंपेयर करें तो आप इनके एक एक चीज़ में देखेंगे कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। भले इनको आप इनके देखने में देखो या फिर इनके जो रहन सहन है, जो क्या खाते हैं और उनकी खुद की हेल्थ कैसी रहती है, वो सब चीज़ें मैटर करती है। जैसे देसी गाय होती है ना, वो बहुत कम बीमार पड़ती है, या फिर वो अगर पहाड़ों पे भी जाएगी तो वो जड़ी बूटियाँ वो ही खाएगी, उसको पता है कौन सी जड़ी बूटियाँ मुझे खानी जिसका दूध की गुणवत्ता बढ़े। लेकिन जर्सी में ऐसा नहीं होता, और वो जो साल में खुद 6-7 महीने बीमार रहती है उसका दूध दूसरों को कैसे लाभदायक पहुंचा सकता है। बहुत सारे रिसर्च भी ये कहते हैं कि जो A1 कैटेगरी का दूध है जर्सी हॉलिस्टीन का, वो बोल तो अपाच्य होता है, सही से पचता भी नहीं। जो देसी गाय का दूध है वो पचता भी है। उसके अंदर सूर्य केतु नाड़ी नहीं होती, इसके अंदर सूर्य केतु नाड़ी होती है, जिसकी वजह से गोल्ड का भी इसमें रहता है। आप देखना देसी गाय का दूध में थोड़ा पीलापन होता है, इसका जो घी होता है वो एकदम स्वर्ण के जैसा पीला होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि ये जो इसकी जो स्वर्ण केतु नाड़ी है
उससे कहते हैं कि ये किरणों को खींचती है और इसी में गोल्ड में कन्वर्ट कर दिए। गोबर से इसको ऐसा है कि अमृत हो जाए वैसा। जो आजकल खाद उद डालते हैं तो उससे तो जोरदार इसका खाद है। इसका जो खाद ऐसी चीज़ है कि खेतों में डाल दो तो डबल फसल उगती है। जो चीज़ अपन अगर कोई चीज़ लगाए अपन ने, जैसे जवारी लगाए या चारा लगाए, वो 5 फीट होने का तो वो कम से कम 7 फीट होगा। गोबर खाद से इतना हो रहता पावर। गाय के शरीर में क्या विज्ञान रखा है पता नहीं, उसको कुछ भी खाने के लिए दो, वो 4 पेटों में रवंथ करके 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 आखिर में इतना सुपाच्य, इतना सरल, इतना विटामिन युक्त ऐसा दूध देती है। द बिगेस्ट फैक्ट्री नो इंजीनियर कैन एवर क्रिएट। गाय के 4 पेटों में जो प्रोसेसेस होते हैं वो किसी फैक्ट्री में कोई आज तक नहीं कर पाया है। जैसे जिंदा मूंग का दाना कोई नहीं बनाया, जिंदा रक्त का बूंद कोई नहीं बना पाया, वो किसी के शरीर से ही लेकर के ऑपरेशन में देना पड़ता है। गाय अपने आप में नॉन कॉम्पिटिबल फैक्ट्री है। दुनिया का कोई मारवाड़ी, कोई जीव इतनी बुद्धिमत्ता नहीं रख सकता कि गाय की तरह कचरे में से दूध बना दे। हमारी जो संस्कृति है वो गौ केंद्रित संस्कृति है, मानव केंद्रित संस्कृति नहीं। गौ और गौवंश मनुष्य को भक्त बनने के लिए, ऋषि बनने के लिए, गीता में जितने गुण लिखिए, जितने अध्यायों में भक्त लक्षण, गुणातीत के लक्षण, ज्ञानी के लक्षण, शीतल के लक्षण, ऐसे बहुत वर्णन किए गए हैं। वो जितने वर्णन है वो सारे के सारे गाय जीती है। यानी मनुष्य को अपनी डेवलपमेंट के लिए जिन दैवी गुणों का विकास करना है वो विकास के मुताबिक गौ का जो ग्रुप होता है, गौ की टोली होती है, वो जीती है बाकायदा। इसलिए उसको हम पशु नहीं बोलते हैं गाय को। अगर कोई कहता है कि हिंदुस्तान अगर गौ का इतना भक्ता था तो सिंहों को क्यों पशु, राष्ट्रीय पशु बनाया, गाय को क्यों नहीं बनाया? हम कहते हैं क्योंकि गाय पशु है ही नहीं, उसको कैसे राष्ट्रीय पशु बने। अभी भी कोई कहता है कि गाय को राष्ट्रीय पशु, हम कहते हैं वो पशु ही नहीं है, वो मनुष्यों की देव द्वारा निर्मित गुरु है। मनुष्य को तो बनना पड़ता है गुरु, पर आप एक गाय पाल लो, सीख लो कैसा होना चाहिए, गाय सिखा देगी। जब मैं किशोरों के विद्यालय में जाता हूँ तो जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आप में से कितने बच्चे दूध पी करके आए हैं और किसके किसके घर गाय हैं, तो उत्तर यही मिलता है, 100 में से 10 बच्चे ही ये कहते हैं कि नहीं हमारे घर गाय है, और उसमें से 10-15 बच्चे ही कहते हैं हमारी माँ और दादी ने हमें दूध पिला करके भेजा है। पहला तो यही है कि घर घर गाय हो, घर घर दूध हो। और जब मैं किशोरों के विद्यालय में जाता हूँ तो उनसे मेरा अनुरोध यही रहता है कि जब आपका विवाह हो तो गाय को दहेज में लेना और फिर पति पत्नी मिल करके दोनों उसकी सेवा करना, और सेवा के साथ में जो हमारी गौ माता जब दूध, दही, मलाई, रबड़ी, क्रीम, पनीर सब देती है तो उसका सेवन करेंगे, और उससे जो हमारी संतति होगी वह भी हष्ट-पुष्ट होगी, और जो हमारा रोमांस होगा वो भी अद्भुत होगा। तो मेरा प्रथम अनुरोध यही है कि गाय घर घर हो। गाय पृथ्वी का प्रतीक है। गाय एक चेतना संपन्न प्राणी है। गाय चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की पूरक है। जरूरत है विश्व में यह चेतना पैदा करने की। हमारे यहाँ सनातन धर्म के जितने भी अनुष्ठान हैं, यज्ञादि हैं, उसमें गाय के बिना वो अनुष्ठान हो नहीं सकता। गाय के गोबर से यज्ञ वेदियों को लीपना पड़ता है, पंचगव्य से शरीर की शुद्धि होती है, 5 वस्तुएं गाय के शरीर से प्राप्त होने वाली, उनको मिला करके सेवन करने से जो आंतरिक प्रदूषण है शरीर के अंदर, मानसिक प्रदूषण है, वो दूर होता है। गाय के बिना यज्ञ नहीं हो सकता, किसी देवता की, भगवान की आराधना नहीं हो सकती। और गाय का दूध, गाय का दही, गाय का मक्खन, गाय का घी, ये सब आवश्यक हैं पूजा पाठ में हर जगह। ब्रह्मचर्य आश्रम में माँ के दूध के बाद
गाय का दूध ब्रेन पावर को बढ़ाने वाला माना गया। भैंस के दूध से मसल पावर बढ़ता है और गाय के दूध से ब्रेन पावर बढ़ता है। तो हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य आश्रम में गुरुकुलों में गो पालन होता था और विद्यार्थियों को शुद्ध गाय का दूध दिया जाता था। इसीलिए वो वेदों की ऋचाओं को कंठस्थ करने में समर्थ होते थे। हजारों हजार मंत्र जो है उन्हें कंठस्थ रहते थे। ये बुद्धि की क्षमता को बढ़ाने वाला होने से ये धर्म का यानी ब्रह्मचर्य आश्रम का एक मुख्य आधार था। फिर अर्थ की बात आई। हमारे यहाँ कृषि प्रधान देश होने से गोवंश से ही कृषि का बहुत बड़ा संबंध था। बहुत बड़ा पेस्टिसाइड है गाय का गोबर। गाय के गोबर से खाद बनता था। खेतों में गायें चरती थीं तो उनके मूत्र से फर्टिलिटी बढ़ती थी। गाय के गोबर का अगर मान लीजिए वो प्रजनन बंद कर दी, उसमें प्रजनन शक्ति समाप्त भी हो गई, जिसको कहते हैं बकेन हो जाना, तो भी गाय के गोबर को और उसके मूत्र का अगर ठीक से प्रबंधन किया जाए तो उसके ऊपर होने वाला खर्च से अधिक हम लोग लाभ ले सकते हैं। क्योंकि हमारे देश में गाय के प्रबंधन में कमी है, आर्थिक लाभ हो सकता है वो हम ले नहीं पा रहे हैं, इसीलिए दिक्कत है। दूसरा, हम सब्जी खाएंगे, फल खाएंगे, दाल चावल जो भी हम खाएंगे वो सभी कुछ भूमि से आ रहा है और भूमि का पोषण जहाँ से हो रहा है वो गाय का गोबर है। भारतीय गोवंश में ही वो क्षमता है जो उसके गोबर में वो गुणवत्ता है या वो फ्लोरा है जो पौधे को ज़मीन से उपलब्ध जो नरिशमेंट है वो उचित तरीके से प्रचुर मात्रा में पहुंचा सकता है। और इसलिए पेड़ पौधों के अच्छे पोषण के लिए हमारा जो देसी गाय का गोबर है वो आवश्यक है। तो इस तरह से भूमि का पोषण गोबर कर रहा है और हमारा पोषण उसी के आधार पर है। तो जितना हमारे पोषण के लिए संपूर्ण जीवन काल में ज़मीन से जितने घटक हमने लिए हैं वो वापस हमें लौटाना होगा अगली पीढ़ी के लिए। अब काम कहने का अर्थ है कि हमारे जो लेजिटिमेट इच्छाएं हैं उनका पूरा होना। जिनके यहाँ ऐसी समस्याएं थीं कि जवान बच्चे हो रहे हैं, गलत संगत में पड़ गए हैं, जुआ खेल रहे हैं, मादक द्रव्यों का सेवन कर रहे हैं, हमारे पास अभिभावक आए हैं। हमने कहा कि आप गो पालन कीजिए ठीक से, हम जैसा नियम बताते हैं, आपके बच्चे गो दूध पिलाइए, ठीक हो जाएंगे। उन लोगों ने बड़ी श्रद्धा से गो की सेवा की है और उस सेवा के परिणाम में वो सारे जो गलत संगत से उनको पड़ी हुई आदतें थी वो सब छूट गई। वो भी अच्छे व्यापारी बन गए, अच्छे युवक बन गए, अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये कामनाओं की पूर्ति के लिए भी एक बहुत बड़ा साधन है। और मोक्ष का साधन इसलिए है कि अंतिम समय में हमारे यहाँ भारत की पारंपरिक मान्यता है कि गोदान यानी अंत में गोदान करने से मोक्ष मिलता है। गाय की पूंछ को लेकर के हाथ में संकल्प करके तुलसी दल लेके ब्राह्मण को दान दिया जाए तो उससे मोक्ष की प्राप्ति होगी। आवह स्वर्गस्य सोपानम, गाय जो है वो स्वर्ग की सीढ़ी है। वहाँ भी हम ये सोच सकते हैं कि अन्य कोई प्राणी का दान नहीं बताया गया है, सिर्फ गौ का दान बताया है। सिर्फ दान यानी पालन करना होगा। आजकल ये भी हो रहा है कि दक्षिणा के रूप में गुरुजी ये ले लेते कि हाँ इतना दक्षिणा आपने दे दी यानी आपका गोदान हो गया। तो इस तरह का गोदान ये हो नहीं सकता। उसके लिए चांदी की मूर्ति को हाथ लगाकर गोदान नहीं होगा। प्रत्यक्ष रूप में गौ का पालन होना चाहिए तो ही वो सही मायने में गोदान होगा। बच्चों, नवजात शिशु को बचाने के लिए, मनुष्य की जात हिंदू दुनिया में जिंदा रहे उसके लिए सबसे अधिक सुंदर कोई चीज़ है तो वो गाय का दूध है। माँ फेल हो सकती है लेकिन गाय फेल नहीं। ये मानव जाति की ओनली हेल्पलाइन है। गोरस प्रिय रसराज को गोधन उनका प्राण, गो सेवक का श्याम प्रभु सदा करे कल्याण। गो सेवक का श्याम प्रभु सदा करे कल्याण। नंद नंदन को सदा आनंद देती नंदिनी, तो करे वंदन काटती भव फंद यह आनंदिनी। जिस भवन में धेनु होती वहाँ सब धन धान्य है, धेनु जिस धरणी नहीं वह धधकता स्मशान है।
सुर सभी 33 कोटि सहज सुर भी में रहे, करे फिर भी यदि न सेवा अधम उसको क्या कहें। जीव पर इस गाय का उपकार अपरंपार है, वध करे जो वैष्णवी का उसे अति धिक्कार है। गौ यह गोपाल की है, पालना इसको सदा, पालना इसका सुखद हो, शुभद होता सर्वदा। गाय सबकी धाय होती, दूध का ऋण है सभी, प्राण देकर भी चुकाना यदि पड़े दे प्राण भी। पूज्यतम है गाय माता, स्वयं कहते विधाता, स्वयं रहते गाय में है, शीश माँ को नवाता। मैं शीश माँ को नवाता, मैं शीश माँ को नवाता। जय कामधेनु, जय स्वराज, जय हिंद, जय जगत।